हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। चाहे लाल किले की मरम्मत की बात हो, दिल्ली में मंदिरों की जीर्णोद्धार की बात हो, दिल्ली के आसपास सैनिक की छावनियां बसाने की बात हो, दिल्ली शहर के अंदर पानी के लिए नहर स्थापित करने की बात हो, और उनके कार्यकाल में पहली बार दिल्ली के वासियों को यमुना से पानी उपलब्ध करने का कार्य हुआ था। (1771) से 1803 तक इस दिल्ली की राजधानी की सेवा सिंधिया राजवंश ने की। 32 वर्ष। और जब टेढ़ी नजर से अंग्रेज भारत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो 1782 में करारी शिकस्त अंग्रेजों को महाजी महाराज ने वडगांव की क्रांति में दी, जिस वडगांव की क्रांति में अंग्रेजों को घुटने टेक कर हस्ताक्षर करके माधवराव पेशवा को पूर्ण रिकॉग्निशन देना पड़ा था। ये मराठाओं का इतिहास है। और आजकल मैं सुन रहा हूं बड़ा भारत जोड़ो का अभियान चल रहा था। भारत जोड़ो का अभियान अगर सीखना है उन लोगों को, तो इतिहास के पन्ने पलटें, और इतिहास में हिंदुस्तान के पाटिल बुआ शायद महाजी सिंधिया से भी कुछ सीख उन लोगों को मिलेगी। फौज हिंद उन्होंने स्थापित किया था। हर प्रांत, हर राज्य से लोग उनकी सेना में शामिल थे। और अगर उत्तर भारत में भारत माता की रक्षा उस समय में महाजी महाराज ने न की होती, तो बहुत पहले वो क्षेत्र भी भारत के साम्राज्य का एक हिस्सा ना होता। उनकी सोच विचारधारा केवल एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नहीं थी। भारत को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की उनके मन में एक आशा अभिलाषा थी। पुराने मंदिरों की जीर्णोद्धार मथुरा और वृंदावन में महाजी महाराज ने की। गौशाले बनवाए। बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी भी जिस मोहम्मद गजनी ने आकर सोमनाथ मंदिर को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की थी। सोमनाथ मंदिर के द्वार लाहौर लेके गया था। लाहौर जाकर महाजी महाराज ने सोमनाथ मंदिर के द्वार वापस भारत लेके आए थे। पुष्कर में मंदिर स्थापित हुए। दरगाह अजमेर शरीफ का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। और आज के आधुनिक भारत में कई राज्य हमारे श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करते हैं।
250 वर्ष पूर्व महाजी महाराज के संरक्षण में तीर्थयात्रियों के लिए पिलग्रिम पासपोर्ट इशू किया जाता था और उनकी सेना महाराष्ट्र अटक से कटक तक और गुजरात से उत्तर प्रदेश तक हमारे श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों का संरक्षण करके रक्षा देके ताकि एक एक श्रद्धालु अपने स्थान पर जाके अपने भगवान की पूजा अर्चना कर पाए, ये उस समय में तैनात किया गया था। चाहे काशी हो, प्रयाग हो, गया हो, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे श्रद्धालुओं को एक एक स्थान पर पहुंचाने का काम मराठा साम्राज्य में किया गया। जहां तक हम मिलिट्री की बात करें, उनके जमाने में मिलिट्री की आधुनिकता, वॉरफेयर की टेक्निक और एक आत्मनिर्भर भारत की सोच भी, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस जमाने में 250 वर्ष पूर्व 250 वर्ष पूर्व जब भारत में, जैसे ये फिल्म में देखा हमने, तलवार, ढाल और बर्छे के साथ लड़ाई लड़ी जाती थी, मराठा सेना को आधुनिक बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तलवार और ढाल और बर्छे से बंदूक और तोप में परिवर्तित करने का काम सेना का महाजी महाराज ने किया था। और आगरा में आत्मनिर्भर भारत, आगरा में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर तोपों के लिए 250 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। उस समय में मुगलों के साथ हमारी लड़ाई थी, अफगानों के साथ हमारी लड़ाई थी, अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई थी। लड़ाई एक फ्रंट पर नहीं, तीन फ्रंट पर लड़ाई चल रही थी। और जो मिलिट्री जीनियस महाजी महाराज थे, आप सोचो उस जमाने में ना ईमेल, ना इंटरनेट, ना ये डब्बा, ना व्हाट्सएप, ना एसएमएस, ना गूगल। उस जमाने में जो विचारधारा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो जब अंग्रेज प्रस्थान कर रहे थे भारत की तरफ, तो फ्रेंच और पोर्चुगीज जनरल्स को लाकर मराठा सेना में स्थापित महाजी महाराज ने किया था। नई टेक्निक आई, नई विचारधारा आई, आधुनिकता आई। ये उनकी दूरगामी सोच, उनकी दूरदर्शिता, और इसलिए आज भी आप देखो, छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जब भारत माता की शान और पहचान चलती है, पूरी दुनिया में एक ही घुड़सवारी कैवलरी बची है, वो कहां है? भारत माता में 61st कैवलरी। और 61st कैवलरी की कॉम्पोजिशन क्या है? ग्वालियर के मराठा लैंसर्स आज भी 61st कैवलरी के कॉम्पोजिशन में है। और इसलिए
हेनरी जॉर्ज कीनी ने कहा था, जैसे अभी भारत भूषण जी ने कहा, कि एशिया भर के जननायकों में कोई भी ऐसा नाम नहीं जो महादजी सिंधिया की बराबरी कर सके। आजादी की अमृत महोत्सव का वर्ष है। मैं नतमस्तक हूं जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी विचारधारा है कि भारत के ऐसी गौरवशाली इतिहास में जो वीरों बलिदानों ने अपनी जीवन की आहुति दी इस भारत माता की संरक्षण करने के लिए, इस भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, जो इतिहास के पन्ने में लुप्त हैं, उन्हें उजागर करके हमें आगे लाना होगा, हमारे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए। और वीर विनायक दामोदर सावरकर साहब ने कहा है, हमारे आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने कहा है, उनके लेखन में, उनके वाचन में महादजी महाराज के बारे में, और मैं कोट करता हूं कि हिंदुस्तानी ताकत को पुनः स्थापित करने वाले सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र गौरव महायोद्धा महादजी सिंधिया थे। तो आज उनके पुण्यतिथि के दिवस पर उन्हें नमन करते हैं। भारत के एक ऐसे सपूत को हम नमन करते हैं जो कभी उन्होंने अपने बारे में न सोचा हो, लेकिन भारत की एकता और अखंडता, भारत की विकास और प्रगति के बारे में सोचा हो। और इन पंक्तियों से मैं अंत करना चाहता हूं जो महादजी महाराज को समर्पित है। दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, रणवीर शूर सरकार धनी। दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, रणवीर शूर सरकार धनी। महाराज बनके भी रहे पाटिल, महाराज बनके भी रहे पाटिल, सिंधिया जनसेवक सरकार धनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवन चरित्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका सार और इतने नए नए आयाम हमारे को पता चले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतर संबंध स्थापित होता है। इसी 15 अगस्त को इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना उद्बोधन देते हुए ये कहा था कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे, उस 25 वर्ष के कालखंड को उन्होंने कहा कि यह अमृत काल है। तो उन्होंने कहा था कि ये अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। और अमृत काल प्रारंभ होने के उन्होंने 5 प्रण याद दिलाए थे। उसमें पहला क्या था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और दूसरा क्या था, गुलामी की हर मानसिकता के भाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा ये था कि अपनी विरासत पर गर्व करना है, और चौथा ये था कि उसके लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, और पांचवा ये था कि वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो अब मैं इसके सिर्फ प्रथम 2 बिंदुओं को लेता हूं कि स्वतंत्र भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर पक्ष से अपने को मुक्त करना है। ये आज का अवसर हमें याद दिलाता है कि पराजय का इतिहास जो बताया गया, बहुत बताने का प्रयास किया जाता है। मैं विनम्रता से कहता हूँ, किसी के प्रति आक्षेप के लिए नहीं कहता हूँ। महादजी सिंधिया जी ने जैसा कि बताया, ज्योतिरादित्य जी ने एक पैर पर खड़े होकर इस लाल किले पे मुगल बादशाहों को पराजित करके स्वाभिमान से स्वराज्य का ध्वजारोहण किया था, ये इतिहास में किसी को पता नहीं। जबकि वो ध्वजारोहण, मैं पुनः कह रहा हूं, किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, वो ध्वजारोहण जो 15 अगस्त 47 को हुआ, उसका इतिहास लिखने वालों ने कभी इस ध्वजारोहण की चर्चा ही नहीं की। जबकि उसमें ना कोई गवर्नर जनरल था जो शपथ दिला रहा था, और आपको पता है 15 अगस्त 47 को गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही था,
और भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। कोई बात नहीं, आप उस ध्वजारोहण का सम्मान न करिए, उसका तिरस्कार तो मत करिए। जो महादजी सिंधिया जी ने किया था उसमें सार्वभौमिकता थी, कोई ऊपर नहीं था, स्वाभिमान भी था, सेनापति भी हमारा था, ध्वज भी हमारा था। इसलिए आवश्यकता है गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग रखने की और उससे मुक्त करने की। बहुत बार बताया गया कि 1761 की लड़ाई में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें दत्ता जी ने इतना महान बलिदान दिया था, बहुत बताया जाता है कि मराठे हार गए थे। यह अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था? उसके बाद वो दिल्ली में रहा क्या? आगे बढ़ा क्या? कितने समय रहा? अरे वो भी तो भाग गया, और लौटते समय सिखों ने भी उस पर आक्रमण किए। ये पूरा इतिहास क्यों नहीं बताते हैं? अगर यहां तक आके पानीपत के युद्ध तक जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वो क्या अपने लिए लड़ा जा रहा था? क्या वो व्यक्तिगत साम्राज्य के लिए लड़ा जा रहा था? वो राष्ट्र की हित की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि जैसा अभी कई इतिहासकारों का उल्लेख किया, आरसी मजूमदार जी बहुत बड़े इतिहासकार हुए। उन्होंने लिखा कि पोस्ट मुगल एरा में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे भारत के उन्होंने 8-10 महत्वपूर्ण जो लोग, जिन्होंने देश की राजनीति और सैन्य शक्ति में बदलाव किया, उसमें उन्होंने कहा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ और महादजी सिंधिया जी का उन्होंने उसमें नाम लिया है, जिन्होंने सतलज से लेकर नर्मदा तक उत्तर भारत में एक समय में एकता और शांति स्थापित की थी। आप सोचिए, इतने बड़े विषय का हमें जानकारी नहीं रहती है। कविराज भूषण ने, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा किस भाषा में है? ये हिंदी की बोली अवधि में लिखा हुआ है। इतनी सुंदर एकता भी नजर आएगी, यानी सब कुछ नजर आएगा। देश, काल, परिस्थिति, इतिहास, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, एकता, भाषाई एकता, सब कुछ। नहीं, वो नहीं करना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन महान चीजों से परिचय कराने में कहीं ना कहीं चूकते जा रहे हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के इस अमृत काल में हमें अपने मन में यदि अमृत का प्रकटीकरण करना है, तो ये पूरा का पूरा जो विष है, इसको निकालने का प्रयास करना होगा। और मैं यह पुनः यह कहना चाहूँगा कि मुगल साम्राज्य के तो राजाओं में बहादुर शाह जफर तक का उल्लेख होता है, पर उनसे कहीं बड़ा साम्राज्य बनाने वाले मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाई साम्राज्य का इतना समुचित और उपयुक्त उल्लेख नहीं होता है। हर चीज हम सिर्फ सिलेबस से ही नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत सारी चीजें हमें अपने संस्कार से भी प्राप्त करनी होगी। और भारत में यह भी ध्यान रखना होगा, एक बहुत गलत परंपरा ये चल गई है, जैसे कि कोई महापुरुष किसी क्षेत्र और किसी वर्ग का ही हो जाता है, दूसरा महापुरुष किसी क्षेत्र और वर्ग का हो जाता है। हम अपने बचपन में कभी ये बातें नहीं सोचे थे। हमारे हिसाब से वो सब के सब पूरे एक राष्ट्र के थे। आज क्षुद्र राजनीति में महान महापुरुषों को जो क्षेत्रीय और वर्ग के बीच में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, हमें इन सारी चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बिंदु और याद दिलाना चाहूँगा, वहीं से जहाँ से शुरू किया था, लाल किला। लाल किले के ऊपर उन्होंने ध्वज फहराया था। वैसे लाल किले का नाम लाल कोट के रूप में बहुत पहले भी आता है। कि ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम में एक ऐसी भी तस्वीर रखी है जिसमें जहांगीर के ज़माने में वो लाल किले में बैठा हुआ दिखाया गया है। वो सारे विषय अपनी जगह हैं, मगर ये बताइए, जो पढ़ाया जाता है कि लाल किला उन्होंने बनाया जो अपने यहाँ एक ढंग का झोपड़ा भी नहीं बना पाए थे, जहां से आए थे वो नहीं बना पाए थे। मगर लाल किला वो नहीं बना सकते थे जिन्होंने अजंता एलोरा बनाया था। आपको पता है, दुनिया में एकमात्र स्ट्रक्चर है डबल स्टोरी स्ट्रक्चर, जो बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम बनाया गया है। और जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये तो छेनी हथौड़ी के द्वारा बनाया गया था, मान्यवर, वो बनाने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। इवन आज अगर आप देखें तो डिस्कवरी चैनल या वो
हिस्ट्री के ऊपर एक प्रोग्राम आता ना, एंशिएंट एलियंस, उसमें तो कहा जाता है कि साहब ये ऐसी दिव्य रचना है, इसे देख के लगता है कोई परग्रही उन्नत सभ्यता होगी, उसने आके बनाया होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, परग्रही सभ्यता तो नहीं थी, हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी उसको तो मानने को तैयार हो भाई। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, आप सबको पता होगा। 2 इक्विनॉक्सेस जब आते हैं ना, 21 मार्च और 21 सितंबर, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, एकदम बैलेंस के ऊपर सन होता है, तो उसमें 3 दिन ऐसे होते हैं कि पहले दिन देवी की चरणों पर पड़ता है, फिर देवी के हृदय पे और देवी के मस्तक पे निकल जाता है। सोचिए कितना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, कितना एप्रोप्रिएट एक्सियल टिल्ट का कैलकुलेशन और कितना वास्तु का कैलकुलेशन करके बनाया गया, वो लोग नहीं बना सकते थे। बृहदेश्वर का मंदिर बगैर नींव का बना हुआ मंदिर है, जिसके ऊपर 180 टन का पत्थर रखा हुआ, तंजावुर तमिलनाडु में, वो बनाने वाले लाल किला नहीं बना सकते थे। जिन्होंने अपने यहां एक खंबा नहीं बनाया, वो कुतुब मीनार बना सकते थे, मगर जिनका मोहरौली का लौह स्तंभ दिख रहा है, वो नहीं बना सकते थे। इसलिए बहुत सी बातें, मैं इसमें कोई जिसे कह रहे निर्णय नहीं दे रहा हूं, आपको विचार के लिए छोड़ रहा हूं। इसको गौर से सुनिए, सोचिए और फिर विचार करिए। मैं वहाँ जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या विष भरा गया है, इस विष से कैसे मुक्ति पानी है। और यह ध्यान रखिए कि हमारा इतिहास पराजित होने का नहीं है, हमारा इतिहास विजित होने का है। क्योंकि अटल जी की कविता की 2 पंक्तियों से बात समाप्त करता हूँ। अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, और तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, अरे हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे तो भी किस आधार पे बनेंगे। अमेरिका है तो विकसित राष्ट्र, कोई भी जाके गोलियां चला दे रहा है, स्कूल में बच्चों की डेथ हो रही है, क्यों हो रहा भाई? विकसित तो हो गए, संस्कार नहीं आया। संस्कार की शिक्षा कहां से मिलेगी? यह शिवाजी के साम्राज्य से दुख की बात यह है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के रिकॉर्ड बनाए, जो कट्टरपंथी लोग आज के इस दौर में सेक्स स्लेव बनाने की बातें करते हैं, और ये सैकड़ों साल पहले भी होती थी, उन लोगों का इतिहास ज़्यादा महिमा मंडित करके रखा गया। और जहां कल्याण के किलेदार गौहर बानू को, कि उनकी बहू गौहर बानू को ससम्मान लौटा के वह सम्मान की स्थापना की गई, उनका इतिहास गौरवशाली नहीं रखा गया, तो उसे भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और यह भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हमने पाया है आज़ादी के बाद, वो तो महत्वपूर्ण है, परंतु जो हमने खोया है वो भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिसमें हमने पाया सिर्फ उसी में हमें खो नहीं जाना है, जो अभी हमने खोया है उसको भी प्राप्त करने का ध्यान रखना है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता को सार्थक करने, ये भी अटल जी की पंक्ति है, स्वतंत्रता को सार्थक करने। और ये समझिए मोदी जी का आह्वान भी यही है, स्वतंत्रता को सार्थक करने, कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है। मैं इस कार्यक्रम के बाद में भी अपना पोवाड़ा का भी कार्यक्रम है, उससे पहले मैं उदय माहौरकर जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने इस कार्यक्रम के विषय में रखें। माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री वैभव डांगे जी, मेरे ख्याल से जो वक्ताओं ने आज मराठा साम्राज्य और मराठा इतिहास का विवरण दिया है, उसके बाद मेरे लिए कहने के लिए बहुत कम है, लेकिन 2 शब्द रखना चाहूँगा मैं। देखिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का ये काल है, और जो 60 साल तक एक विचारधारा के प्रभाव में हिस्ट्री को दबाने का प्रयास किया गया, उस हिस्ट्री को उजागर करने का काल है ये। एक ऐसे व्यक्ति जिनको जबरदस्त अन्याय हुआ, वो महाजी सिंधिया भी थे, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन मेरी बात में छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक मैं पुस्तक लिख रहा हूँ,
नज़दीकी भविष्य में उसकी बात करके पूर्ण करूँगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम योग्य स्थान दिलवाने में असफल रहे हैं। जो महापुरुषों का एक तरीके से अवहेलना हुई, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब वो शांत हुए 1680 में, जब उनका जो राज्य था उसकी लंबाई थी करीबन 1600 किलोमीटर। वो दक्षिण गुजरात से शुरू होती थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और चेन्नई के आगे जाके, जिंजी किले के आगे जाके वो पूर्ण होती थी। ये लंबाई है 1600 किलोमीटर की। आप देखें कि जिन विदेशी आक्रमणकारों को हमने हीरो बना के रखा हुआ है, जो मध्य एशिया से आते थे, तो आज गूगल मैप हमारे पास है तो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। देखिए, काबुल की लंबाई है दिल्ली से, अगर आप रोड से निकलते हैं गाड़ी लेके, तो 1350 किलोमीटर है। घूर, जहाँ से मोहम्मद घोरी आया था, जिसने भारत में इस्लामिक राज कायम किया, वो घूर की लंबाई जो है दिल्ली से, वो है 1525 किलोमीटर। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य की जो लंबाई, चौड़ाई कम थी, वो 1600 किलोमीटर थी। वो दिल्ली से काबुल का जो अंतर है, या दिल्ली से घूर का अंतर है, उससे ज़्यादा थी। कहने का मतलब, जो मेरे पुस्तक का जो शीर्षक जो मैं सोच रहा हूँ, वो शीर्षक है सम्राट शिवाजी। मतलब शिवाजी का जब वो शांत हुए, उस टाइम पे राजा नहीं थे, वो सम्राट थे। अगर हम उनकी जो राज्य का जो विस्तार है उसको अगर हम उसको हमारे उसमें लेते हैं, तो छत्रपति शिवाजी की जो मेरी पुस्तक है, उसका जो शीर्षक मैं सोच रहा हूँ वो ये है, छत्रपति सम्राट शिवाजी, क्या वे 1000 वर्ष के समय बड़े भारतीय शासक थे? ये उसका शीर्षक है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति राजा नहीं, सम्राट था, तो विस्तार के अलावा और भी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं कि उस शासक ने समाज पे क्या छाप छोड़ी, भविष्य के लिए क्या उन्होंने योगदान दिया। तो आप देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली आ गई। अगले 30 साल में 1750 तक मराठा ही दिल्ली में करतर धरता हो गए। जो मराठा जो यहाँ पे जो मुगल बादशाह होता था, वो मराठों के कहने से ही चलता था। और 1758 में मराठों ने पेशावर और लाहौर काबीज किया। आप देखें कि पूना से जो पेशावर की लंबाई है वो 2300 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली से तेहरान की लंबाई उससे थोड़ी कम। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी उसका अंदाजा हमको नहीं है। दूसरा, पानीपत की लड़ाई में आप देखें कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने शब्दों में लिखा है पानीपत के लड़ाई के लिए, मराठों के लिए क्या लिखा है ये जानने लायक है। उसके खुद के ये मतलब ये ऑफिशियली अंकित है उसके शब्द। उसने कहा है कि these dauntless blood shedders did not fall short of doing great deeds on the battlefield. इन मराठियों ने जो बहादुरी दिखाई है वो बहादुरी मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये उसका कहना है। तो ये चीज़ें हम इससे वंचित रखे गए अभी तक। और मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण जागरण का काल है। हमें देखिए, इसके पीछे भी एक इतिहास है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, और उसका लाभ लेके जो लोग पावर में आए उन्होंने एक विशेष आइडियोलॉजी देश पे थोप दी, और वो ऐसी थोपी कि उसमें इतिहास भी उसका एक शिकार बन गया। तो ये फिर से मैं कहूँगा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल है। हमें ऐसे महापुरुष, देखा हर स्टेट में से महापुरुष है। आप देखिए कि मेरे इस पुस्तक के अंदर एक पहला चैप्टर है प्री शिवाजी हिंदुस्तान। मतलब मुझे शिवाजी को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का कद कम करना ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसके लिए मैंने प्री शिवाजी हिंदुस्तान नाम का एक चैप्टर है, उसका मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसमें एक राजा मुझे मिला जो सम्राट था, उसका नाम था कपिलेंद्र गजपति, उड़ीसा का राजा था, असल में सम्राट था। और आप देखें कि उसने उड़ीसा से जाके उसने वाराणसी के पास उसने आक्रमण किया। आप अंतर देखिए उसका, नॉर्थ वेस्ट के अंदर धार तक आया,
तो ऐसे लोगों का नाम ही हमें नहीं मालूम। तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिसके यूपी की कहा जाता है कि भाई यूपी के अंदर कोई उनका ऐसा कोई बड़ा महापुरुष नहीं है। यूपी में आप देखेंगे कि एक त्रिलोकचंद बैस नाम का राजा हो गया है, जिसने सल्तनत काल में, तुगलक काल के अंदर उसने इंडिपेंडेंट राज्य कायम किया यूपी के अंदर। उनको यूपी वालों को मालूम ही नहीं है। मेरे हिसाब से त्रिलोकचंद बैस जो है वो यूपी का शिवाजी है। वो लोग यूपी वाले जानते ही नहीं है उसको। मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। एक गौरव वाला हमारा जो इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने का, और हमें मेरे ख्याल से इसमें योगदान देना चाहिए। आखिरी में एक बात और कहूँगा मैं कि देखिए, ऐसे जो अवसर होते हैं वो संकल्प लेने के भी अवसर होते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अच्छी बातें बोल के घर जाके सो जाएं या भूल जाएं, हमें एक संकल्प लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि दत्ताजी शिंदे बहुत बड़े योद्धा थे, और जो उन्होंने पराक्रम दिखाया बुरारी घाट की लड़ाई में, उसका कोई जोटा नहीं मिलता। हमें मेरे ख्याल से संकल्प करना चाहिए कि दत्ताजी सिंधिया का पुतला, उनका स्टैचू हम बुरारी घाट में स्थापित करें। धन्यवाद। पोवाड़ा महाराष्ट्र की एक लोकधारा है जिसमें सेना नायकों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता है। इसके लिए आप मुझे धन्यवाद सबका करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिसे कहते हैं ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जहां केवल बैठे बैठे शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, केंद्रीय मंत्री माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय उदय माहुरकर जी, शुरुआत में भारत भूषण जी, उन सब लोगों ने जो वक्तव्य आज रखा, मुझे लगता है सच में गौरव का बोध कराने वाला वक्तव्य केवल वो नहीं था, तो रोंगटे खड़े करने वाला इतिहास इतने सालों तक हमसे छुपा रहा, वो आज सही मायने में हम सब लोगों के सामने रखने का इन्होंने प्रयास किया। दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान द्वारा दिल्ली में महाराष्ट्र की कला, संस्कृति, इतिहास, गौरव, उसको लगातार सबके सामने रखने का प्रयास अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। कार्यक्रम किया है जो इतिहास का निर्माण किया है और जिसके कारण इस देश के इतिहास को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, ऐसे इतिहास को हम बार बार लोगों के सामने लाएंगे। सही इतिहास को लोगों के सामने लाएंगे, गौरव के इतिहास को लोगों के सामने लाएंगे, ऐसा इतिहास लोगों के सामने लाएंगे जिसमें सच में हमें गौरव, हमें अभिमान होगा, ऐसा इतिहास लोगों के सामने लाएंगे। इसी संकल्प के साथ ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से हमने शुरू किया और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष से हम 10 जनवरी से 10 फरवरी तक विजय महोत्सव का महीना, पूरा 1 महीना का विजय उत्सव अगले वर्ष से मनाने वाले हैं। 10 जनवरी को दत्ताजी शिंदे महाराज की जो शहादत हुई थी, उस दिन से लेकर 10 फरवरी को दिल्ली विजय उत्सव तक ऐसा कार्यक्रम हम मनाने वाले हैं। जैसे भारत भूषण जी ने कहा था, हम प्रयास कर रहे हैं कि बुराड़ी में माननीय दत्ताजी शिंदे महाराज का एक भव्य स्मारक बने, लोगों के सामने वो इतिहास आए। आज हम जैसे बता रहे थे, लाल किले पर जाते हैं तो लाल किले पर किसी को नहीं पता कि महादजी शिंदे महाराज ने लाल किले पर 1771 में विजय प्राप्त की थी। तो हम दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान के द्वारा ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जितने मराठा साम्राज्य के चिन्ह हैं दिल्ली में, उन स्थानों पर उसकी जानकारी के प्लेक्स लगे, उसका भी आह्वान हम सरकार से दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान के माध्यम से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, जिससे दिल्ली में जो मराठों का गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसने इस देश के इतिहास को रचने का बड़ा काम किया है, उसको बार बार लोगों के सामने हम रख सके, बता सके। बहुत ही प्रभावी और बहुत ही प्रखर शौर्य का इतिहास दर्शाता हुआ पोवाड़ा का रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप सब लोग उसका आनंद ले। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, भोजन करें, उसके बाद ही जाए। आप सब लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महाराष्ट्र मिटाना नहीं है, केवल हकीकत को सामने लाना है। जैसे आज का ये अवसर था जब महादजी सिंधिया जी ने
लाल किले के ऊपर मुगल बादशाह को पराजित करके अपना ध्वज फहराया था, तो उस और इतना बड़ा बलिदान अगर उसको स्मरण करने के लिए दिल्ली में एकत्र है और वो मराठा साम्राज्य के प्रतीक थे, राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक है, तो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सभी लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से जुड़े सभी इस प्रकार की घटनाओं को याद करके और उसके अनुरूप राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तुमने यार हमारा क्या यार हमसे म्हणून खान भिडे शिवबाला करून धोखा अफजुल करी पाराला झाला शिवराया हुशार केला क्षणात अफजुल ठार हो चमके शिवबाची तलवार हो चमके या कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे, त्या विचाराला, या शाहिराचा मानाचा मुजरा आहे. आपण या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित राहिलात, या कार्यक्रमाचा आनंद घेतला आणि इथून जात असताना तो राष्ट्रवादाचा विचार छत्रपती शिवरायांनी दाखवलेला तो विचार आपल्याला या ठिकाणी आपल्या मनात घेऊन जायचा आहे आणि इथून पुढच्या काळामध्ये आपण आपल्या राष्ट्राचं काहीतरी देणं लागतो, समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, या भावनेतून जगायचंय. आणि याच अर्थाचं हे गीत. मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए. वाजपेयी अपने कविता, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है. हम जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, हम मरेंगे तो राष्ट्र के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की. सबसे पहले तू है, तेरे बाद एक नाम है, तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है. हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए. छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदे वंदे. धन्यवाद शिव शाहिर संतोष साळुंखे जी. इनका बहुत टाइट शेड्यूल था
उसके बावजूद आज सुबह सुबह ये यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि शाम को इनको फिर से एक कार्यक्रम के लिए वापस बम्बई जाना है, लेकिन उसके अंदर ये और इनकी टीम आई और इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, इसके लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार का संचालनालय सांस्कृतिक संचालनालय, उनके भी बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से हमारे को आज इनको सुनने के लिए मिला। और आप सब आए, इसके लिए तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद। मी काढल्यावरच गेला फोटो कुठं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जेवण पण होतं. नवीन नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच भैवी जी हैं यहाँ पर महाराष्ट्र सदन में मराठा का गौरवशाली जो कालखंड था उसका एक महोत्सव मनाया गया, 252वां छत्रपति शिवाजी जी को याद किया। तो सर जी, इस तरह के जो योजना हैं वो हमारे देश में बहुत पहले से होने चाहिए थे और कंटिन्यू होने चाहिए, ताकि जो अनसीन हीरो हैं उनको आम जनता तक उनकी पता चले कि वो भी हमारे कभी फाइटर रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो जो आने वाली पीढ़ी है सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। हमारे देश में हमारे देश का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, वो सच्चा इतिहास, जो फैक्चुअल इतिहास है, जो तथ्यों के आधार पर है, वो इतिहास देश के समाज के लोगों के सामने लाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को नहीं समझता, नहीं याद करता, उससे नहीं सीख लेता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसलिए अगर हमें अपना एक उज्जवल भविष्य हमारे भारत देश का बनाना है, तो हमारी संस्कृति, विरासत और इतिहास से हमें सीख लेनी होगी, सच्चे इतिहास को समझना होगा, पढ़ना होगा। जिन महापुरुषों ने, जिन पराक्रमी वीरों ने इस देश को बनाने में, संजोने में अपना जीवन लगा दिया है, उनके बारे में जानकारी देनी होगी। आज दिल्ली में हम घूमते हैं तो मुझे याद है बचपन में स्कूल में मैं इतिहास पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इतिहास में हमको सारे के सारे मुगल साम्राज्यों के जो बादशाह रहे उनके नाम पूरे कंटिन्यूस याद करने पड़ते थे, और उसमें एक भी गलती हुई तो टीचर डांटते थे। और आप ये सोचिए कि हमारे देश में महाराष्ट्र के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी नहीं, राजस्थान के बाहर महाराणा प्रताप की जानकारी नहीं, आसाम के बाहर लचित बरफुकन जी की जानकारी नहीं। इतने पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई नामी है, उनका कोई सामी है। लेकिन हमारे इतिहास को सही मायने में लोगों के सामने लाना, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे कार्यक्रमों की और अधिक आवश्यकता है, और अधिक मात्रा में लोगों के सामने सच्चाई लाकर हमारे देश के युवाओं को हमारे सच्चे इतिहास से अवगत कराने की आवश्यकता है। सर जी, हमारा जो देश है अभी 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो किस तरह से नव भारत को आप देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात इस बार लाल किले के प्राचीर से कही कि जब हम अमृत काल मना रहे हैं और 2047 में हमारे स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होंगे, तब हमारे देश तक उसके लिए उन्होंने जो संकल्प दिए, उसमें एक बड़ा संकल्प ये दिया कि हमारे देश में जितने गुलामी के प्रतीक हैं उन सबको, जो भी भावना है, आपने भी देखा होगा, सुधांशु त्रिवेदी जी मुख्य वक्ता थे, उन्होंने भी बताया कि कैसे नेवी की जो चिन्ह है, पद चिन्ह है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह का उपयोग किया गया। अब तक 75 साल स्वतंत्रता के हो गए, लेकिन हमारे नेवी की चिन्ह पर अब तक ब्रिटिश साम्राज्य की छाप थी। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? इसलिए मुझे लगता है हम जब 2047 में आज़ादी का 100वां वर्ष बनाएंगे, 100 साल हम पूरे करेंगे, तब हमारे देश की सही संस्कृति, विरासत और इतिहास से बोध लेते हुए एक नया भविष्य हम रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच संतोष जी हैं। न्यू महाराष्ट्र सदन दिल्ली में मराठा साम्राज्य का जो युग था उसकी यहाँ पर बात हुई। सिंधिया जी यहाँ आए, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही। सर जी ने इतने अच्छे गाने गाए, और जब मराठा की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी जी को याद किया जाता है। ज़्यादा नहीं मैं कुछ पूछूंगा आपसे, आप सर इतना बताएं कि ये जो आपके अंदर हुनर है, ये कैसे नेचुरली आपको मिला है, जो गायन का? तो
महाराष्ट्र की मिट्टी का एक जो हमें दिया हुआ धरोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सुनते ही अपने आप लोग लिखने लगते हैं और वो लिखे हुए लोग गाने के लिए अपने आप सुर भी आ जाते हैं। ये सब मतलब ये भावनाओं का खेल है, तभी ये कला इतनी मतलब अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाती है। नहीं, आपको जैसे पूरी तरह से याद है, मतलब कोई कमी नहीं आपने छोड़ी है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो जिसके लिए मोदी जी जो नव भारत का निर्माण कर रहे हैं और हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, उस टाइम जो बच्चे जो आज पैदा हुआ है 25 साल में वो एक बिल्कुल नौजवान हो जाता है, युवा हो जाता है, देश की जिम्मेदारी समझता है, तो वो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, मतलब राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम रखने वाला भारत। राष्ट्र के लिए हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में रहकर मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं, यह विचार करने वाला यहाँ का युवा होना चाहिए। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महज 15 साल के थे तब उन्होंने शिवजी पर रक्ताभिषेक कर हिंदवी स्वराज्य निर्माण की शपथ ली थी। मैं मुगलों की सत्ता निस्तनाबूद कर दूंगा, मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा, मैं हर परकीय सत्ता को भगाकर अपने लोगों का स्वराज्य निर्माण करूंगा। यह भावना छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो शपथ लेते वक्त व्यक्त की थी। उस तरह के लोग, उस तरह के युवा इस देश में होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आप जिस मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, साहित्य की बात हो, किसी क्षेत्र में हो, मैं देश के लिए कुछ तो कर रहा हूँ, ये भावना अगर आपके मन में है तो आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम अगर कलाकार हैं तो हमारा गीत भी राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसीलिए आपको ये अच्छा लगा। आप कहीं ना कहीं मतलब योगदान आदमी को देना चाहिए। आप गायन के माध्यम से आम जनता को जो है जगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।